Hello everyone. Do you know one thing? That the eyes color, the dimples that you're having on your cheeks, as well as the blood group that you are having, it is basically passed from your grandparents to you by a secret little agents. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं सीक्रेट लिटिल एजेंट्स के बारे में. तो क्या हमें डिस्कस करना चाहिए? वेल, today we are going to discuss a very important chapter of a NEET जिसमें से 8 से 7 मार्क्स, सॉरी नॉट मार्क्स, क्वेश्चंस बेसिकली इसमें से पूछे जाते हैं. तो क्या आप जानना चाहते हो? यस, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द हमारे पास जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के अंदर हम डाइव करने वाले हैं जिसके अंदर द फैंटेसीज एंड आप ये कह सकते हो इट इज़ मच मोर वाइल्डर एंड द फैक्ट इज़ मच मोर वाइल्डर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हम बात करते हैं हमारे द ओजी मेंडल गुरु के बारे में एज वेल एज उनके फेमस पी एक्सपेरिमेंट के बारे में, सो आई होप सो दैट नाउ यू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, मुझे पता है और आपको पता है कि हम क्या डिस्कस करेंगे. सो टुडे in our Tejas batch we are basically going to start our chapter that is principles of inheritance and variation. तो क्या आप लोग रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, और मुझे जल्दी से बताओ कि कैसे हम लोगों को करना है. राइट, जल्दी जल्दी बताओ बेटा. वेल, अगर हम बात करते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, तो ये अभी आपके पास कोई नई चीज़ नहीं है, इसे आप पहले भी पढ़ चुके हो. और जहाँ पे हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आने की उम्मीद बनती है. इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, बट येस हमारे पास अगर हम देखें दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आप ये कह सकते हो, मार्क्स वाला चैप्टर. चाहे आपके बोर्ड्स की बात करें, चाहे हम आपके क्या कहते हैं नीट की बात करें, बहुत अच्छा खासा वेटेज आपको इस चैप्टर में मिलता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. बट उससे पहले लेट्स लुक इनटू कि हमारे पास तेजस बैच है. जो लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं वो जानते हैं कि ये जो तेजस बैच है ये बेसिकली एक रुपये में मिलता है, जिसमें मैं आपकी सोनाली मैम एज वेल एज हमारे पास हमारी वर्षा मैम, कृति मैम और हमारे जो विराट सर है, हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आप लोगों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, 1 रुपये में मुझे याद है पहले के टाइम पे टॉफ़ी मिलती थी. ठीक, तो वो जो एल्पेलिपिन आती थी, चोकोलिवी आती थी, वो मिलती थी मेरे टाइम पे, तो मैं तो वो बड़े शौक से खाती थी. अब तो उस 1 रुपये की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है. क्यों? बिकॉज आप इस 1 रुपये से बहुत कुछ जानने वाले हो. बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट सेशंस, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आपके नीट की एग्जामिनेशन के लिए. सो आई होप सो कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गए आज के सेशन के लिए. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन. बट उससे पहले भी हमें क्या डिस्कस करना है बेटा? उससे पहले भी हमें एक चीज़ डिस्कस करना है कि हम पढ़ेंगे क्या. हमारा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट हम पढ़ेंगे क्या? तो आज ना हम सिर्फ देखने वाले हैं बेटा बेसिक्स. देखो, जब हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के, तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है, और उससे हम इस तरीके से समझेंगे कि मैं ये सोचूंगी अभी आप एकदम नए नए हो, आपको अभी कुछ आता नहीं है. ठीक है, आप हम थोड़ा बहुत लिंक अप बिल्ड करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के साथ ही हमारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है. राइट, एंड बोथ द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. ये चीज़ भी आपको पता है, जहाँ पे जेनेटिक्स है वहाँ पे आप डीएनए के स्ट्रक्चर की कैसे बात नहीं करोगे. राइट, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे. तो हम ना आज देखेंगे हमारे बेसिक्स, और उस बेसिक्स में बेसिकली आता क्या है. अब अगर मैं बात करूँ हमारे बेसिक्स की, तो बेसिक्स में बेसिकली क्या आता है बेटा? बेसिक्स में हम बात करेंगे हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, और हम अपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. नॉट स्ट्रक्चर, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम मॉलिकुलर बेसिस में हम उसे डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है. आई होप सो कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखो
11th तो कोई अच्छे से पढ़ता नहीं है। अब जब 11th कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है, आप में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो उसको इस चीज़ में बड़ी दिक्कत आएगी कि अच्छा क्रोमैटिन क्या होता है या क्रोमोसोम क्या होता है, कौन से हमारे पास इस स्टेज में पाया जाता है, पहले क्या आता है, डीएनए आता है, क्रोमोसोम आता है कि क्रोमैटिन आता है। उसी चीज़ को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे पास कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जीन हो गया, ठीक है। जीन के अलावा हम लोग देखेंगे हमारे पास जीनोम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी कि हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हमारे पास जीनोम के अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी स्मॉल स्मॉल पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है। बेसिकली ऑल द बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, एंड में जाके हम थोड़ा बहुत जेनेटिक्स वगैरह जो हमारे पास हो गया, जेनेटिक्स की थोड़ी बहुत मैं आपको डेफिनेशन वगैरह बता दूंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, आज तो हम ये डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक है, ठीक है, मतलब बहुत बेस सा पार्ट हम लेके चलेंगे, मतलब यहाँ से एकदम लेवल 0 से, फिर हम धीरे धीरे करके अब बढ़ेंगे, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद का जो सेशन आएगा उसमें आपको जीनोटाइप, फेनोटाइप, ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाती रहूँगी, बिकॉज हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, जो हमारे पास हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उस हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो मेंडल ने किए थे, फिर उस हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के बाद बेटा हमारे पास क्या आता है, कोडोमिनेंस आता है, मल्टीपल एलिलिज्म आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, और क्या कहते हैं आपके पास, और क्या था, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्रॉसेस वगैरह था, वो सारे हमारे पास एक पार्ट में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, अगर हम बात करें, हमारे पास ये हो गया एक पार्ट, मतलब कि बेस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, जिसका थोड़ा सा पार्ट आपने पढ़ा था अपने क्लास 10th में, है ना। इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट सेकंड, और उस पार्ट सेकंड की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज बाय थॉमस मॉर्गन, ठीक है। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की जो थ्योरी थी हमारे पास, हम वो देखेंगे, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हम वो चीज़ पढ़ेंगे, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे हमारे पास हमारे डिजीजेस के बारे में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। उस पेडिग्री को सॉल्व कैसे करते हैं हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास जो भी छोटे छोटे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एक तरीके से एक फुल टू पैकेज है, और इसके अंदर एक चीज़ नहीं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सो आर यू रेडी? येस, आई नो दैट यू गाइज आर रेडी टू स्टडी, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन का कौन सा पार्ट होता है, सो दैट कि जब मैं आपको बाद में बताऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, राइट। तो इस चीज़ के बारे में क्या डिस्कस करें, चलो डिस्कस करते हैं। आज का सेशन हम उतनी ही एनर्जी से शुरू करते हैं। सो हाउ इज द जोश एवरीवन? Is the Josh very high? Yes, it is very high. Say yes, ma'am, we want to study. चलो जल्दी जल्दी बताओ, yes, ma'am, we want to study. चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 and 3, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके मैं धीरे धीरे भूल जाती हूँ, ओके क्या करें, बुढ़े होते जा रहे हैं ना, तो अभी इतनी दिमाग नहीं रहता। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चीज़, दैट इज डीएनए, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ओके ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड। अब चलो हम अभी पहले ये इतना बड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ, आपको ये स्क्रीन्स में तो दिख ही रहा होगा, बट यहाँ पे हम बात करते इस तरीके से, जैसे कि मानो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है ना। अब हर एक सेल में क्या है बेटा, हर एक सेल में डीएनए है, ओके क्यों? क्योंकि आप कौन से ऑर्गेनिज्म हो, आप यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो। अगर आप याद करो एनिमल किंगडम का जो हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या डेफिनेशन थी, कि एनिमल्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर हेटेरोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एंड ऑल दी सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स दे आर व्हाट, दे आर यूकैरियोटिक, राइट। सो वी आर व्हाट, वी आर यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बताओ,
क्या होता है यूकेरियोटिक का मतलब? यूकेरियोटिक का मतलब होता है बच्चा, अगर आपको नहीं पता है, एकदम बेस से मैं आपको बता रही हूँ, जिसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी के जितने सेल्स हैं, आपके बॉडी के जितने सेल्स हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? डीएनए पाया जाएगा। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? ये तो सुना ही है ना। अब ये चीज़ भी हमें बताइए, दैट आई सेड द डिम्पल इज दैट यू गॉट, द आई कलर दैट यू गॉट, एंड द हेयर कलर, the skin color that you got, it is all because from what? From your grandparents, from your parents, because कहीं ना कहीं वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो ये तो चलो हो गई एक बात, ठीक है। बट आपकी बॉडी में, उनकी बॉडी में क्या कॉमन है? डीएनए कॉमन है। आपकी बॉडी में भी डीएनए है, उनकी बॉडी में भी डीएनए है, राइट। तो यहाँ पे ना बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बात आती है पैकेजिंग की, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपने देख रखा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आई होप सो आपको दिख रहा हो। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं ज़रा फ़ोन साइलेंट कर लूँ, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे अच्छा मैम को तो फ़ोन ही आया जा रहा है ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। आई गेस बहुत से बच्चों को ब्लू दिख नहीं रहा था। I don't want to try this color. Let's have this. Yes. So this is basic. I hope so. This is दिख रहा होगा, है ना। ये हमारे पास कौन सा कलर है बेटा? ये हमारे कलर कह रही हूँ, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? डीएनए। तो डीएनए हमारे पास क्या होता है? एक लॉन्ग स्ट्रेच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके बॉडी के सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या है बेटा? डीएनए क्या होता है? एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसी की ही पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना, जब इस न्यूक्लिक एसिड का पैकेजिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैकेजिंग के लिए क्या था, अभी हम थोड़ा ना आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कुछ हिस्टोन्स दिख रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको क्या दिख रहा है बेटा? इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको इस तरीके से डीएनए ओवरलैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यानी कि ये जो डीएनए था, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेच था, जब हमने उसका पैकेज करना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या है बेटा? कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन्स आए, ठीक है। एंड वो प्रोटीन्स हमारे पास क्या कहलाए बेटा? वो प्रोटीन्स हमारे पास कहलाए हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्या कहलाए बेटा? हमारे पास वो हिस्टोन प्रोटीन कहलाए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही, इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब ये पैकेजिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है, प्लस हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जब साथ में ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, तब हमारे पास ये जो डीएनए इस तरीके से आपको डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा था ना, ये आपको पास कुछ इस तरीके का लॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा, ऐसे धारी 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 वाला लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी कि सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो कि एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड था, उसको हमने क्या किया? पैकेजिंग किया, ठीक है, क्योंकि उसे हमारे सेल्स में आना है ना, तो वो हमारे सेल्स में ऐसा तो आएगा नहीं। देखो हमारी बॉडी के सेल्स कितने छोटे छोटा, उन सबके अंदर क्या है? डीएनए है, राइट। और वो सारे के सारे डीएनए क्या है बेटा? काम ही आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या है? जब एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, वैसे तो पाया नहीं जाएगा, उसको होल्ड करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, तो हिस्टोन्स होते हैं जो कि उसे क्या करते हैं बेटा? होल्ड करके रखते हैं। प्लस उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि नॉन हिस्टोन होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास हेल्ड अप रखने में हेल्प करते हैं। जब ये दोनों हमारे पास हेल्ड अप रखते हैं तो ये जो इतना लॉन्ग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कोइल्ड अप हो जाता है, वो हमारे पास आप कह सकते हो लाइन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, जो हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। अब आपके मेरे बॉडी के सबके सेल्स में क्या पाया जा रहा है बेटा? ये क्रोमैटिन पाया जा रहा है। और ये जो क्रोमैटिन है ना, ये आपके पास कब पाया जाएगा? जो मतलब नॉर्मल, जब सेल हमारे पास डिवाइड नहीं होगा उस फेज में पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? क्रोमैटिन है। अब जब हमारी बॉडी का क्या हो रहा है बेटा? सेल डिवीजन हो रहा है,
राइट जब हमारी बॉडी का क्या होगा बच्चा, सेल डिवीजन होगा, तो ये आपके पास कुछ इस एक शेप स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। और ये जो एक शेप स्ट्रक्चर है, इस एक शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, इस एक शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। राइट समझ में आया, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास पैकेजिंग हो रही है हमारे डीएनए की, और हम उसे इस एक शेप स्ट्रक्चर के अंदर लाके भर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सेल डिवीजन पढ़ा है अपने क्लास 11th में, और उस सेल डिवीजन में हमारे पास क्या है बेटा, उस सेल डिवीजन में आपके पास एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइटोसिस या मियोसिस से, है ना। और सारा खेल जो हमारे पास है इसी क्रोमोसोम का है। ये चीज़ भी तो आपको पता है ना, कि नहीं पता, बताओ पता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे आपने देखा जो एक लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास क्रोमैटिन की थ्रेड है। ठीक है, जो कि नॉर्मली जब हमारा सेल रेस्ट के फेज में होता है, इंटरफेज के स्टेट में होता है, तब पाया जाता है। अब जैसे ही हमारा जो सेल है वो आपके पास G1 फेज में पाया गया। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, और वो डिवाइड होके हमारे पास कौन से स्टेज में पाया जाएगा बेटा, G1 स्टेज में पाया जाएगा। तब ये जो क्रोमैटिन है ये आपके पास क्या होगा बेटा, कंडेंस होगा, एंड कंडेंस होके आपके पास क्या बनाएगा बेटा, वो आपके पास बनाएगा आपका क्रोमोसोम। समझ में आई इतनी बात, बताओ समझ में आई कि नहीं आई। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। लॉन्ग आपके पास क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास क्या है बेटा, वो हमारे पास आपका डीएनए। अब इस डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है, और ये जो पैकेजिंग हो रही है ये बेसिकली क्या होता है बेटा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स आते हैं हमारे पास, जिसके बारे में आप सिक्स्थ कह रहे हो, 5th चैप्टर में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये कंडेंस फॉर्म बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। नॉर्मली हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो कौन से स्टेज पे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जो डीएनए पाया जाएगा, वो हमारे पास क्रोमैटिन के उसमें पाया जाएगा, कंडेंस फॉर्म में पाया जाएगा। फिर क्या होगा कि जब हमारा सेल सोचेगा अच्छा ठीक है अब उसे डिवाइड होना है, तो वो कंडेंस्ड होके, ठीक है, कंडेंसेशन होगा उसका, और वो हमारे पास क्या बनाएगा बेटा, ऐसे एक शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस एक शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इतना समझ में आया। किसी को इस चीज़ में कोई दिक्कत, बोलो नो मैम हमें नहीं है दिक्कत, जल्दी से बताओ मुझे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, नहीं है ना बेटा। चलो अब आके देखते हैं हम इसके। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या आते हैं ना, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास मटेरियल है जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब देखो, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी लूँ, ठीक है, या मैं ऑर्गेनिजम्स के टाइप को डिवाइड करूँ, तो दो टाइप हो गया। एक हो गया बेटा मेरे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा हो गया मेरे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमारे पास झोल की बात क्या है कि इनका डीएनए कैसा होता है। अब देखो बेटा, ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो दिखता कैसा है, किसी इस तरीके से दिखता है ना। कैसा दिखता है बेटा, इस तरीके का दिखता है, यानी कि दिस इज द सेल। ये आपको पता है जो लॉन्ग इस तरीके के स्ट्रक्चर्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर द सीलिया। ठीक है, और सीलिया के अलावा दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लैजिला। ठीक, ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना बेटा। यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स वगैरह। ठीक है, और हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या देखने को मिलेंगे बेटा, मेसोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे बेटा, मेसोसोम्स देखने को मिलेंगे, राइट। और इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चा, हमारे पास ये जो डीएनए है ना, आप क्या देख रहे हो, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है आपके कहाँ पे बेटा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में भी क्या हो गया ना, कॉइल अप हो गया, ये कंडेंस्ड पाया जा रहा है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक जगह पे पाया जा रहा है, ठीक, कंडेंस फॉर्म में पाया जा रहा है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट हो रहा है, तो वो जो एरिया है ना, उस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, उस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ पे मुझे हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत है कॉइलिंग अप करने के लिए? नहीं,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, दो प्रोकैरियोट्स के अंदर कंडेंसेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए क्या है हमारे पास फ्लोट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़े तो हुए बट उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाएगा, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। थोड़ा बहुत जो डीएनए है जो आपके पास कॉइल्ड अप होके कर्ल अप होके एक जगह पे पाया जाता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने को मिलता है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस बेटा, समझ में आए। अब ये देखो बेटा, हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर, हाँ मैंने आपको इसके अंदर जो ज़्यादातर डीएनए देखने को मिलता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? हमारे पास यहाँ पे आपके पास सर्कुलर डीएनए होगा। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम सर्कुलर डीएनए क्या होता है? ठीक है, सर्कुलर डीएनए बेसिकली ऐसा डीएनए होता है, ठीक, जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, नो एंड हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास स्मॉल इन साइज हो, ठीक है। तीसरी बात, जब मैं बात करूं, मेरे पास सर्कुलर डीएनए किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और किसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा? और जो आपके बॉडी के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, यानी आपके सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? आपके सेल्स के अंदर, ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। वो ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं बच्चा? वो ऑर्गेनेल्स हमारे पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर, आपने पढ़ा था ना, देखो आपने सेल चैप्टर में ये चीज़ तो पढ़ी थी कि जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वो आपके पास कहाँ पे पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, राइट। तो वो कहाँ पे पाया गया? यहाँ पे पाया गया। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, ये स्मॉल होगा, और इसके अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा होगा बेटा? ईजी होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे ईजी होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ORI पाया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये ORI क्या होता है बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आएंगे वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए, डॉटर डीएनए बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। तो वो प्लेस जहाँ से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस जगह को बेटा हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक तो ये छोटे साइज का होगा, दूसरा क्या कहते हैं? बहुत ईजी होगा इसके अंदर एप्लीकेशन करना क्योंकि एक ही है, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा? इनके अंदर लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे? तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये देखो, ये आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे आपके पास डीएनए आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब जब आपको यहाँ पे डीएनए देखने को मिलेगा तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए है वो कैसा होता है बेटा? लीनियर डीएनए होता है। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम लीनियर डीएनए क्या होता है? ठीक, तो लीनियर डीएनए जो हमारे पास होता है, लीनियर डीएनए जो आपका नॉर्मल डीएनए जो आपने देखा था, ठीक है, जो आपने नॉर्मल लीनियर डीएनए देखा था वो हमारे पास जो नॉर्मल आप देखते हो ये क्या होता है बेटा? लीनियर डीएनए होता है। यानी कि इसके पास क्या पाया जाता है बेटा? 2 एंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर एंड्स प्रेजेंट होते हैं, पहली बात, ठीक है। इसके अंदर जो रेप्लिकेशन है या ये जो अपनी कॉपी बनाता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बेटा? मेनी ORI प्रेजेंट होगा, मेनी साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। समझ में आई ये चीज़ की नहीं आई? आ गई ना। और अगर हम बात करें कि जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सबके सब कैसे प्रेजेंट है बेटा? सबके अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? और ये हमारे पास कैसा होता है बेटा? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ओके। तो ये हमारे पास होता है आपका लीनियर डीएनए। अब एक बात और,
ठीक है। अब डीएनए भी ना हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए, ठीक है, और एक हमारे पास होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या अंतर है बच्चा? अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और ये जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हो गए, चाहे वो हमारे पास यूकैरियोट्स हो गए। ओके, दोनों के अंदर क्या होगा बेटा? ये देखने को मिलेगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पहली बात वो हमारे पास अनस्टेबल होगा, ठीक है, और अनस्टेबल के साथ साथ इनके, अब ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भी H बॉन्ड है बट वो हमारे पास पेयर नहीं बना पा रहा है। जब ये हमारे पास पेयर अप नहीं बना पाएगा तो ये कैसा है? अनस्टेबल है। तो ज़्यादातर ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? वायरसेस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वायरस के अंदर आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास वायरस के अंदर आरएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। ये वायरस की खासियत होती है, बट ज़्यादातर अगर हम कंपेयर करें हमारे वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाया जाता है। दैट इज़ वाई जो वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेट होता है। जो आपने सुना था ना, अभी बीच में भी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि कोरोना वायरस तो फिर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नया वर्जन आ रहा है। अब वो नया वर्जन कैसे आएगा? देखो, ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादातर उसके अंदर होता है, ठीक है, और वो हमारे पास अनस्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो होगी नहीं। जब डीएनए के अंदर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तब वो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो कि आपके, मेरे, हम सबके बॉडी के सेल्स के अंदर है, राइट। अब जब हमारे पास ये नहीं हुआ, जब हमारे पास ये नहीं हुआ तो हमारे पास वायरसेस के अंदर क्या पाया गया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया गया, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ? म्यूटेट हुआ, और म्यूटेट होने से क्या हुआ बेटा कि वो आपको उसके नए नए वर्जन्स देखने को मिलते हैं। बट आपकी बॉडी में क्या है? आपकी बॉडी में उसका, आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में उसका इम्यूनाइजेशन किया गया है, राइट। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा। बट ये वायरसेस सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो वो क्या होता है? वो कौन सा एनिमल होता है जो कि अपने रंग बदलता है? क्या नाम था उसका? गिरगिट। तो समझ लो ये भी ना गिरगिट है, हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये है इसके साथ क्या खासियत। अब थोड़ा आगे देखिए। अब बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है। अच्छा, एक और बात बेटा, सर्कुलर डीएनए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोट्स के अलावा जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं बेटा? सर्कुलर डीएनए के होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें प्लाज्मिड्स के बारे में क्यों बता रहे हो? तो बच्चा अभी ना हम एक पार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं बायोटेक। मैं तो नहीं करूँगी, मैम करवाएंगे आपको, वर्षा मैम, ठीक है। एंड बायोटेक में ना हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में बात की जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड होता है। और इस प्लाज्मिड का हमारे पास क्या मतलब होता है? अब इस प्लाज्मिड का मतलब हमारे पास बेसिकली होता है बच्चा कि हम इसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना नेचुरल जो हमारा नॉर्मल डीएनए है उससे टच किए हुए, और हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा? हम उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लाज्मिड की खासियत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब बाकी टीचर्स से भी पढ़ें तो उन्हें पता हो कि बाकी टीचर्स क्या बोल रहे हैं। ऐसे ना बैठे रहें, मैम ने क्या बता दिया, क्या हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बता दिया कि जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है बेटा? वो हमारे पास होता है सर्कुलर इन नेचर। अब क्या आपको समझ में आ गया? डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन,
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसा डीएनए होता है, हमारे पास कितने टाइप के डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है, एसएस डीएनए होता है, डीएस डीएनए होता है, ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखा जाए इसका कुछ पार्ट तो आप बोलोगे मैम इसे हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा ये ना मैं जस्ट आपको लिंकअप करवा रही हूँ अभी चैप्टर का, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो वर्षा मैम आपको बताएंगी ही, बट स्टिल मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ सो दैट कि आप जब वहाँ पे बढ़ो ना तो आप भी अच्छे से ईजिली इसे लिंकअप कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे मुझसे पढ़ो, आप चाहे उनसे पढ़ो, बात तो एक ही है ना, हम सब के सब टीचर्स हैं। तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, आप इजीली इसे समझ पाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे जल्दी से। चलो अच्छा देखते हैं आपको कितना समझ में आया है बाय ओके। अच्छा हाँ, वहाँ पे कोई चीज़ रह गई ना। अच्छा हाँ, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी बेटा मैंने उसके ऊपर लिख दिया, एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आप देख सकते हो हमारे पास बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही एक है, ओके। चलो आगे देखते हैं बच्चा हम लोग, ओके। तो आपने बोला ना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैम आप जो पढ़ाते हो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं मुझे। तो ज़रा आप मुझे ये बताओ कि क्या है इसका आंसर। अब मैं आपको इसका आंसर बहुत लेट बताऊंगी, बट आप पहले मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एसएसडीएनए एंड डीएसडीएनए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस शायद से मैं आपको बता चुकी, थोड़ी सी हिम्मत करो, बहुत ईजी है, मुझे समझ में आएगा, आपको कितना समझ में आया। अच्छा देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिए, क्या आंसर दिए वैसे आपने इसका। ओके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। SSDNA is more stable than DSDNA. SSDNA has more hydrogen bond while DSDNA has fewer. SSDNA is a single helix while DSDNA is double helix. SSDNA has one strand while DSDNA has two intertwined strands. तो प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका आंसर है हमारे पास ए, ठीक है। यानी कि देखो SSDNA में एक ही सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। H बॉन्ड इसके अंदर क्या रहेंगे बेटा, फ्री रहेंगे, जिससे कि हमारे पास ये क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारे पास DSDNA की, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो इसके अंदर क्या है, 2 हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में क्या है, कॉल्ड अप हैं। जो मेजर हमारे पास स्ट्रक्चर था जेम्स वाटसन का, ठीक है, एंड फ्रांसिस क्रिक का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, हेलिक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो वाला, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा डीएनए में बहुत टाइप्स के होते हैं, वो आपको मैम बता देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग, ओके। सो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड हैज, अब देखो हमने ये चीज़ पढ़ा था, बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ज़रा बताइए। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड हैज़ क्या होता है बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के पास। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि मैनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास प्रोकैरियोट है ना। अच्छा मैंने आपको ये चीज़ बताया कि नहीं है बताया, तो इसके अंदर ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, ज़रा बताना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है बताओ। वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ओके। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं यार, डबल स्ट्रैंडेड, 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इसका, ये आंसर ये होगा, ठीक है। जिसने भी बोला है सही बोला है, ओके। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैपिटल में होगा, डीएनए, ठीक है। डीएनए इज प्रेजेंट इन, बेटा ये तो देखो बता दी, आप बता दो। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, वायरस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, यीस्ट के अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट है, ठीक है। लीनियर डीएसडीएनए प्रेजेंट होगा, राइट।
आर्के बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर DS DNA प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जब हम बात करते ऑल तो होगा ही नहीं, ठीक। चलो आगे देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब ये बताओ मुझे पता है आपको इसका आंसर आता है, मुझे अच्छे से पता है आपको इसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी बताओ। तो हमारे पास हिस्टोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो एक तो मुझे पता है कि हमारे पास ये DNA है ना। देखो DNA फिर क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स आए, ठीक। और इस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा जो DNA का स्टैंड है वो एक तरीके से ओवरलैप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पाया गया, ठीक है, जब हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वो एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हमारा क्रोमैटिन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। और इसी क्रोमैटिन से हमारे पास आगे क्या बनता है, ये ऐसे एक शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, क्या कहते हैं इसे बेटा, हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्रोमोसोम तो हो गए आंसर में, और हमारे पास क्रोमैटिन भी होगा। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। यस, यू गाइस आर राइट। कितने इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, देखो बहुत तेज सिंह होना तेज। अब मैं पढ़ाऊंगी तो क्यों नहीं आएगा, आएगा, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, क्या आगे देखने के लिए आप लोग तैयार हैं, बोलो यस मैम वी आर रेडी, वी वांट टू सी द अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। अब चलो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। मैंने आपको कौन सी कहानी सुनाई थी, लाइव में कहानी सुनाई थी, मुझे याद नहीं है बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैंने आपको फेलियर के ऊपर एक कहानी सुनाई थी, आप में से किस किस को याद है, ठीक है। उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, बट पहले बताओ आप में से किस किस को याद है फेलियर के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, ठीक है। ये बताओ फेल होना क्या हमारे ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। आपको पता है जब मैं क्लास 7th में थी, आप सोचते होगे ना कि यार ये टीचर्स कितने ब्रिलियंट होते हैं, मैं ब्रिलियंट नहीं थी बेटा, ठीक है। मेरे साथ क्या था ना, जब मैं क्लास 7th में थी तो मैं पंजाब में थी, लुधियाने में पढ़ती थी। एंड उस टाइम पीरियड में क्या था कि मैथ्स का पेपर हुआ था। माई फादर जस्ट ट्रांसफर्ड देयर एंड आई बेसिकली मैं उनके साथ ही शिफ्ट हो गई थी, और हमारे पास क्या था, वहाँ पे पेपर होना था, ठीक है। एंड पेपर होना था तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था मैथ्स से, बल्कि मैंने 12th में मैथ्स भी लिया है, बट स्टिल मुझे मैथ्स से डर लगता था। तो क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड में 50 मार्क्स का यूटी होता था, और यूटी में से मेरे 17 मार्क्स आए थे और 18 मार्क्स में पासिंग था। मैं 1 मार्क से फेल हो गई, ठीक। अब उस टाइम पीरियड में मुझे पता है कि मुझे कैसा लग रहा था, है ना, और क्या कहते हैं कैसा फील हो रहा था, और मुझे बस यही लग रहा था मैं घर जाऊँगी मम्मी डंडे से मारेंगी यार, उन्होंने बहुत मेहनत की थी मेरे पीछे, और अब क्या होगा, अब वो मतलब मुझे बहुत मारेंगे, अब मैं कैसे फेस करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 मार्क्स के आना ज़रूरी नहीं था, 1 मार्क्स आ जाता तो कुछ हो जाता। उस दिन मुझे पता चला कि 1 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है 1 मार्क्स की वैल्यू, क्योंकि यही 1 मार्क्स आपको बताता है कि आपकी सीट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये सारी चीज़ें, फेलियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि पर्सनली अगर आपने इस फेल्ड स्टेटस को देख लिया है तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा जो भगवान है वो आपको एक तरीके से समझ लो, मान लो जैसे आपने तैयारी की थी, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने 2025 की तैयारी की होगी, राइट। अब उस 2025 की तैयारी में आप लोग जब वापस आए होगे एग्ज़ाम सेंटर से, तो आपने जैसा सोचा होगा वैसा पेपर नहीं हुआ होगा, है ना, बहुत नॉर्मल है। अब वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा वो निराश हो गए होंगे, वो सोच रही होंगी कि अरे यार मतलब
ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा, इस बार भी फेल हो जाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को शक्ल कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक केस पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि जब ये प्रोविजनल ओएमआर शीट आई थी तो उसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। देखो बेटा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जैसे वैसे तो मुझे डिस्कस करना चाहिए क्लास में, मैं ज़्यादातर आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड रहती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बच्चों को पढ़ना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ना है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट वी आर योर गाइडर्स, वी आर योर मेंटर्स। तो आपको अच्छी और बुरी चीज़ भी हम ही समझा सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि आपके पेरेंट्स के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब एक बच्चा जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके पेरेंट्स की उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हाँ, जब हम बड़े होते हैं, हम एडल्ट होते हैं, तो उन्हीं उम्मीदों से क्या होता है कि हम प्रेशराइज फील करते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके पेरेंट्स आपके अच्छे मेंटर्स, दे आर योर रियल सपोर्टर्स। आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, दे ऑल आर योर रियल सपोर्टर्स। तो हमेशा उन लोगों के साथ रहना जो कि आपको हमेशा इनकरेज करें, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए, ना कि उन लोगों के साथ रहना जो कि आपकी लाइफ को और बर्बाद करें। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप ये सोचो अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है और मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, सुसाइड कर लेता हूँ। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप तो सुसाइड कर लोगे, बट उसके बाद आपके जो लव्ड वंस हैं वो हर दिन मरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट गोइंग ऑन, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या पता भगवान ने आपके लिए और भी अच्छी चीज़ रखी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, बट उससे आप पीछे नहीं हो जाओगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग समय होता है। जब हम किसी भी टॉपर को देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे वाह यार, इसके तो 720 आउट ऑफ 720 आ गए, इसके तो इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि वो चीज़ देखने से पहले वो भी बहुत बार फेल हुए होंगे, ठीक है। वो भी बहुत बार सोचेंगे अब मुझसे नहीं हो रहा है, लेट्स जस्ट गिव अप, अब मैं नहीं कर सकता। बट जब आपको ये वाली फीलिंग आए ना कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तभी आपको करना है। बिकॉज वो एक तरीके से समझ लो जैसे हम टक 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 मारते हैं ना, जब कील ठोकते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके मारते हैं ना किसी हथौड़े से, ठीक है। तो समझ लो एक कील को हथौड़े की तरह मारा गया और अब आपकी लाइफ आपको बता रही है कि बेटा ये तो आप ही के लिए है और ये आप ही को करना है, दिस इज़ योर चैलेंज, अब इसे करके दिखाओ, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे ना, तो मैं तो हूँ ही आपके साथ, है ना। हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। आप हो, मैं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बातचीत हो गई, मैं जनरली इतनी बातचीत करती नहीं और मैं ना भावनाओं में बह जाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट इफ़ यू डोंट लाइक इट, ठीक है। बट चलो, आई होप सो कि अभी तक मैंने आपसे इससे पहले के जितने बेसिक्स बताए होंगे वो आपके थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, राइट। ओके, सो अब हमारे पास आता है बेटा जीन। अब हम बात करते हैं हमारे पास जीन की। जीन की जब हम बात करते हैं तो जीन में हमारे पास क्या होता है। अब देखो, मान लो हाँ, कौन सा कलर यूज़ करूँ, चलो वाइट कर लेती हूँ। कि बच्चों को मैंने देखा था लास्ट टाइम, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, बोल रहे थे मैम हमें ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, प्लीज़ यूज़ रेड। बट मेरे ख्याल से तो रेड भी नहीं दिखता है ज़्यादा, है ना। चलो, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास है मेरा डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए में हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट होगा, ओके, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करने के बाद वो क्या बनाएगा बेटा, ट्रेट बनाएगा या कैरेक्टर बनाएगा। और यही क्या होगा बेटा, हमारे पास ऑन होगा, ठीक है, टू दी जनरेशन। मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास ये क्या होगा बेटा, मतलब हमारे पास ये पास ऑन होगा। सो जीन इज बेसिकली व्हाट, जैसे कि अगर हम बात करें हर चीज़ का कोई ना कोई काम होता है। जैसे मैंने ये माइक लगा रखा है, दिख रहा है आपको, मैं थोड़ी छोटी हूँ ना तो दिखेगा नहीं
ठीक है। तो हाँ, अब दिख रहा होगा, आई होप सो। तो ये जो माइक है इसका काम क्या है कि ये मेरी वॉइस को और भी ज़्यादा अच्छे से एम्पलीफाई कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सो दैट कि अगर मैं धीरे भी बोलूँ तो भी आपको अच्छे से सुनाई दे जाए, ठीक है। मैं इस पेन से लिख रही हूँ तो क्या है, मतलब मैं लिखने का काम कर रही हूँ, ठीक है। वहीं पे ही हमारे पास डीएनए के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा, देखो ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हमेशा अपने आप को क्या करता है, कैरेक्टर के तौर पे एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मैंने बोला डिम्पल का होना, ठीक है, डिम्पल का प्रेजेंट होना, आपके फेस का आपके बॉडी का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, हाइट कितनी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिली होती, राइट। और यही सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, वो डीएनए के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। पूरे डीएनए के अंदर नहीं देखने को मिलती है। डीएनए का कुछ ही पार्ट होता है जो कि हमारे पास क्या करता है बेटा, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो कि जीन की तरह बिहेव तो नहीं करता है, बट एक्सप्रेस जो है ना, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस को हिंड्रेंस कर सकता है, या उसे रोक सकता है, या उसे एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। एक वो जीन जो कि आपकी बॉडी में सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रखता है कि और हेरिडिटी होता है, ठीक है। मतलब वो कैरेक्टर्स आप ये कह सकते हो। अब ये कैरेक्टर्स क्या हो गए बच्चा, जैसे हेयर का कलर हो गया, ठीक है, स्किन का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, डिम्पल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कान कैसे हैं आपके पास, फ्री हैं कि अटैच्ड हैं, राइट। ये सारे हमारे पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये कैरेक्टर्स हो गए, है ना। और ये हमारे पास जब ये क्या करता है, उन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराता है, और फिर वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इनहेरिट होते हैं, ठीक है। इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम जीन कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होती है बच्चा, ये हमारे पास एक तरीके की बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट है। अब बेसिक यूनिट से जैसा मुझे समझ में आया, जैसा हमने पढ़ा था सेल के बारे में, है ना। सेल हमारे पास क्या था, सेल हमारे पास था, इट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। जैसे जो सेल भी है, सेल भी हमारे पास क्या है, आपकी बॉडी तो सेल्स का बना हुआ है ना। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास दीवार है, दीवार किससे बनी होती है, ब्रिक्स वगैरह से बनी होती है। अब जब ये ब्रिक्स वगैरह से बनी होगी तो वो तो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा ना। तो उसी तरीके से ही हमारे पास ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, जो कि कैरेक्टर्स को हमारे पास एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन की कोडिंग का काम कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटीन कोडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम जीन कहते हैं। और कुछ हमारे पास डीएनए के अंदर वो लेफ्ट आउट पार्ट भी होता है जो कि इसके अंदर परफॉर्म नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, प्रोटीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, उसकी कोडिंग नहीं करता है, ठीक है। बट वो क्या कर सकता है, वो कैरेक्टर को हिंड्रेंस डाल सकता है, जिससे कि आपके अंदर और आपके पेरेंट्स के अंदर क्या दिखेंगे, डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है, जो कि वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टाइप के पाए जाते हैं, दोनों तरीके के पाए जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली जो आपके बॉडी का लोकेशन ऑफ जीन कहाँ है बेटा, डीएनए के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और डीएनए का हमारे पास कुछ पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, जीन कहलाता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, बोलो यस मैम, हमें ये चीज़ समझ में आ गया है, हमें इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, प्लीज़ मुझे बताओ बेटा, सो दैट कि मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं तो यार डायग्राम के ऊपर ही बना देता, सॉरी बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जीन है। अब यहाँ पे ना आप एक प्रोसेस पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, एक्सॉन सेंट्रॉन से क्या होता है, इंटरवाइनिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मैम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सॉन सेंट्रॉन्स क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे जीन्स के अंदर पाया जाता है, उधर ही छोड़ देते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग। यस,
हमारे पास आता है जेनेटिक मटेरियल। अब देखो बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना, जेनेटिक मटेरियल वो पार्ट जो कि हमारे पास क्या होगा बेटा, इनहेरिटेड होगा। ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कि इनहेरिटेड होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, जेनेटिक मटेरियल कहलाएंगे। या अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो भी जीन्स होंगे जो कि हमारे पास इनहेरिट हो रहे हैं, वो सारे के सारे जीन्स मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे बेटा, जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। यानी कि एक तरीके से ये एक पेन हो गया, दूसरा पेन हो गया, तीसरा पेन हो गया, इन सबको ये एक अकेला क्या है, जीन है, और जब मैं इन सबको एक साथ मिला दूंगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। जब मैंने सबको एडअप कर दिया, जब मैंने सबका सम कर दिया, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाया बेटा, वो मेरे पास कहलाया जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जीनोम हमारे पास क्या होता है बेटा, हाफ सेट होता है। ठीक है, हाफ सेट ऑफ बेसिकली हमारे पास जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, या जीन हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, जीनोम कहते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे, देखो, हाँ देखो, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, चलो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जीनोम कहते हैं। अब इसे आप कैसे समझोगे, देखो मान लो ये मेरे पास क्या है बेटा, ओवा है। ठीक है, अब ये जो ओवा होती है इसके अंदर क्या होता है बेटा, 23 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, नॉट एक्स क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि अभी हाफ है, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा, एक जीनोम का सेट कहलाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, जीनोम है, इसके अंदर एक है। ठीक है, वहीं पे ही मान लो ये आपकी बॉडी का एक स्किन सेल है। ठीक है, कहीं का भी स्किन सेल ले लो, हैंड का ले लो, कहीं का भी ले लो, हेयर का ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, ये हमारे पास कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक, अब इसके अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम, या इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, अब ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये पहले हमारे पास XXX, इसके साथ एक और पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एक पेयर हो गया, एक सेट हो गया जीनोम का। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, दूसरा सेट हो गया जीनोम का। यानी कि डिप्लॉयड सेल में हमारे पास 2 सेट पाए जाते हैं जीनोम के। ओके, और वहीं पे ही हैप्लॉइड सेल में एक जीनोम पाया जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? यानी कि जब हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसका जो हाफ पार्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारे पास कहलाएगा जीनोम। क्या आपको समझ में आया? बोलो यस मैम, समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके भी आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ी सी कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो ग्रीन तो समझ में ही नहीं आएगा मेरे बच्चों को। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, अब ये जो सेल है, जब हमारे पास नॉर्मल सेल साइकिल का फेज है, ठीक है, सेल साइकिल में जब मेरे पास क्या है बेटा, जब मेरे पास आप कह सकते हो इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज है, G1 फेज है, ठीक है, S फेज है, नहीं इंटरफेज है। जब हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर इंटरफेज है, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, इस सेल के अंदर एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, क्रोमैटिन कहलाएगी। ठीक है, इसका भी मैंने कोई डायग्राम रखा है क्या? ओ या ओके, ठीक। अब जब हम बात करते हैं हमारे पास क्रोमैटिन की, तो वो एक हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वहीं पे ही जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम G1 फेज में चले जाते हैं, तो ये जो क्रोमैटिन है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कंडेंस होके आपके पास एक शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब मान लो ये मेरे पास सेल है जिसमें मेरे पास इनिशियली क्या था, मेरे पास जो मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल था, वो मेरे पास था 2C। तो ये देखा गया आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर G2 फेज हमारे पास उसका क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेरे पास 4C हो जाएगा। अब इस 4C का मतलब क्या है कि ये एक एक्स है, ये एक एक्स है ना, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसकी एक और कॉपी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मतलब इसका आप ये कह सकते हो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, बस आप ये कह सकते हो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इतना सा काम होता है हमारे पास क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज द क्रोमैटिन। ओके, अब ये जो क्रोमैटिन है, यस, इस क्रोमैटिन में क्या होता है कि जब ये हमारे पास सेल डिवीजन के फेज में पहुंचती है, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे सेल डिवीजन के फेज में पहुंचेगी तो यही पे ही जो आपके पास ये जो क्रोमैटिन है ना, ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड को खोजेगी एंड सिस्टर क्रोमैटिड को खोजने के बाद वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, वो हमारे पास बनेगा क्रोमोसोम। सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको बात याद रखनी भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है। क्रोमैटिन एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे पास कि जब हमारा सेल डिवाइड होने लग जाता है तो उसी का ही हमारे पास क्या होता है बेटा, डुप्लेक्स बन जाता है, डुप्लीकेटेड डीएनए होता है, जैसा हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, और वही हमारे पास कंडेंस फॉर्म होके क्या बनाता है, आगे जाके क्रोमोसोम बनाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। बोलो यस मैम, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना हम थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, जैसे आपके बॉडी में कितने 23 क्रोमोसोम किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ओवा के अंदर देखने को मिलते हैं एंड स्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ हमारे पास डिप्लॉइड की, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये क्या होगा बेटा, 46, जो कि आपके ऑल बॉडी के जो सेल्स हैं वो बेसिकली होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट गैमेट्स। ठीक, ये चीज हो गया। होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जो कि हमारे पास सेम होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये एक एक्स क्रोमोसोम है, इसी के जैसा है डुप्लीकेट, इसके साइज में, स्ट्रक्चर में, हर चीज में सेम होगा, वो आएगा, वो कहलाएगा बेटा होमोजाइगस। ठीक है, वहीं पे हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। ये मैं आपको वैसे अभी फिर से कराऊंगी। ठीक है, जब हम लोग ये पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। ठीक है, यानी कि मान लो अगर एक आपके पास बड़ा है, दूसरा हमारे पास छोटा हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर, शेप, साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, एक दूसरे से अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो यस मैम, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या कोई और क्वेश्चंस है? ओके, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स था। ठीक है, 2 कॉपीज किसी भी क्रोमोसोम का, ये 2 कॉपी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, ये हमारे पास कहता है डिप्लॉइड। वहीं पे ही 1 कॉपी है किसी भी क्रोमोसोम का, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, हैप्लॉइड कहलाता है। ठीक है, हाफ हैप्लॉइड, H फॉर हाफ, H फॉर हैप्लॉइड, D फॉर डिप्लॉइड और D फॉर डबल। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। ओके, चलो आगे देखते हैं हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आई हैं। तो बेटा आज का तो लेक्चर हमारे पास यहीं तक का था, आपको और मेरा साथ। मुझे पता है कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अभी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आज हमें क्या डिस्कस करना था बेटा, बेस चीज़ें जो हमारे चैप्टर का बेस रोल मॉडल होगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्या ये छोड़ने लायक है, कुछ भी नहीं। ओके,
तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर के साथ, मेरे साथ जुड़े रहना, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आगे के पार्ट्स में। हम बेसिकली जब हम पढ़ेंगे ना एक्सपेरिमेंट्स, तो हम मेंटल को एनसीईआरटी से भी लिंक करके देखेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और ईजिली समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो लेक्चर था उसे रिवाइज करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।